नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है। मैं पेट के दूसरे पेपर के साथ आपके सामने आया हूं। यानी अगर बात किया जाए तो पेट का जो सेकंड पेपर है उसको लेकर के उसके डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है कि आप इसके बारे में भी इसके आंसर्स, जीएस के आंसर्स खास करके जान लें कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, एक चीज इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला पेपर जो मैंने डिस्कस किया है उसमें एक प्रश्न आया था कि तारे का जो रंग है वो किसका सूचक होता है। तो याद रखिएगा वो उसके ताप का सूचक होता है। मैंने वहां पर दूरी बता दिया है आप लोगों को, तो विशेष रूप से उसका आंसर ताप होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में चीजें हो गई, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसका आंसर ताप होगा। उसे आप सुधार लीजिएगा। अगर आपने ताप किया है तो आप सही है कि ताप के आधार पे ही उसका रंग डिसाइड होता है, जबकि प्रकाश के आधार पे दूरी डिसाइड होती है। याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसे विशेष रूप से मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाती है, फिर भी मैंने सुधरवा दिया, आपको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पहला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया, इसका क्या कारण था। तो इसका मेन कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करते हुए अपनी 11 सूत्री मांग को, जो कार्यक्रम है, एक पत्र वायसराय को पहुंचाना, उस मांग को कंप्लीट कराना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था। दूसरा प्रश्न है 1857 के विद्रोह का परिणाम। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन की बागडोर क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ध्यान रखिएगा, ए आंसर। और इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। यानी कुल मिलाकर के इंग्लिश पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी। तो आपको पता है कि पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल का क्षेत्र आपका कैस्पियन सागर ही है। इसीलिए कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसे, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए, ठीक है, का गठन किसने किया। तो याद रखिएगा आईएनए का गठन जो है मोहन सिंह के मन में, अगर बात किया जाए, सबसे पहला यह विचार आया था इसके गठन का, लेकिन इसके गठन के समय रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह और मोहन सिंह ये सब शामिल थे। तो इसका आंसर थोड़ा सा आयोग पर डिपेंड करेगा। अगर विचार शुरुआत एकदम बेसिक रूप से बात किया जाए कि पहला विचार किसके मन में आया, तब तो मोहन सिंह हो जाएगा। अगर स्थापना की बात की तरफ जाएगा तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, और अगर निरंजन सिंह, सभी लोग मिले हुए थे। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय टोक्यो में इसकी स्थापना हुई थी। इस आंसर को आयोग के आधार पर लगाएंगे, लेकिन शुरुआत मोहन सिंह के मन में विचार आया था, तो आंसर मोहन सिंह हो सकता है, होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो याद रखेंगे। अगला बात करते हैं, सागौन के जंगल भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है, तो सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा वहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। इसे मानसून बर्स्ट कहते हैं।
मानसून का प्रस्फोट, विस्फोट या फटना बोलते हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम। ये सारे प्रश्न मैंने अपने डिस्कशन में बता रखे हैं दोस्तों, जो मैंने क्लास ली थी जीएमटी वगैरह। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रजनन दर के नाम से जानते हैं, सामान्य प्रजनन दर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो पहली बार ध्यान रखिएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 1980 में 6, 1969 में 14, तो इसका आंसर 14 होगा। लेकिन 1980 भी याद रखिएगा कल के एग्जाम के लिए अगर आप दे रहे हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों में, यानी जब आपके यहाँ एलपीजी अपनाया गया, उस समय उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। तो परमाणु ऊर्जा आरक्षित था, याद रखिएगा। संचार आदि ये सब खोल दिया गया था। परमाणु ऊर्जा, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसी समय स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये सारी चीजें उसी समय आई। अगला प्रश्न है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और 2017 में योजना सामान्य रूप में अगर बात किया जाए, 2017 तक आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना चली, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 2014 में ही आपको पता है 15 में नीति आयोग आ गया था 15 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? अब नियोक्ता अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, यानी सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है, यानी कृषि क्षेत्र में मिलता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा, यानी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। दोनों में अंतर याद रखिएगा। इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र होगा, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जीडीपी में योगदान की बात करता तो तृतीयक क्षेत्र हो जाता, यानी सेवा क्षेत्र। अगला है हरित क्रांति। राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में चुना गया। तो भारत में 1967-68 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुआ, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना था। और राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये सारा क्षेत्र चुना गया था, याद रखिएगा। इसका प्रश्न पहली पारी में भी आया है, तो अब हो सकता है कल आ जाए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसमें आपके उच्च किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई, इस सारी व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। और बीज आया था मैक्सिको से, ये भी याद रखिएगा। कहाँ से आया था? मैक्सिको से आया था, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, निश्चित रूप से याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। हितों के संरक्षण की बात किया जाए तो 29 आएगा, हालांकि 29-30 दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की बात किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर 29 होगा। 30 अगर कल पूछे तो याद रखिएगा वो है अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं से संबंधित, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा नया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? डीपीएसपी जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके डीपीएसपी में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 43 से 43A को जोड़ा गया। ठीक है, इसका आंसर होगा बी दोस्तों। कौन सा आंसर होगा? बी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था, बी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 43A, याद रखिएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता निश्चित रूप से याद रखिएगा। अब जल्दबाजी में हम लगा देते हैं, लेकिन आप सभी लोग विशेष रूप से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह 43A नहीं 39A, 43A में कामगारों के बारे में बात किया गया है, फैक्ट्री के, 39A। ठीक है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39A जोड़ा गया है, 39A। 43A में याद रखिएगा क्या है?
फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों की व्यवस्था की बात किया गया है, उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, आर्टिकल 39A और 43A में क्या है याद रखिएगा, कल पूछा जा सकता है। कामगारों की व्यवस्था, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात किया गया है 43A में, याद रखिएगा। और 45 को भी जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें आपके 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए व्यवस्था किया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है। इसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलता है, याद रखिएगा ये भी कल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? ये सभी, दूसरा ऑप्शन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा, सभी हो जाएगा दोस्तों। बच्चों सभी हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन होगा, 18 का ए, ध्यान रखिएगा। अगला है 19, सभी अम्लों में समान तत्व क्या होता है? तो अम्लों में हाइड्रोजन कॉमन होता है, याद रखेंगे हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में क्या लेपित किया जाता है नीचे? तो टेफ्लॉन लेपित किया जाता है, टेफ्लॉन, याद रखेंगे टेफ्लॉन। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद क्या कार्य करता है? तो कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 245 में, अनुच्छेद 245 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष का माप है, तो प्रकाश वर्ष, हालांकि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और इससे हम तारों की दूरी का मापन करते हैं, तारों की दूरी का मापन करते हैं। दोस्तों कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आप एस्ट्रोनॉमी पे जान लीजिएगा कि कौन कौन से ग्रह हैं। साथ में मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या अगर पूछता है तो आप शनि लगा के आएंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है? ठीक है, साथ में अगर क्रम पूछे तो बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुणयम। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास है, इससे पहले शनि के पास थी। वलय की बात करें, रिंग्स की बात करें तो चारों तरफ वलय पाए जाते हैं शनि ग्रह के, याद रखिएगा, ठीक है। तापांतर की बात करें कि सबसे ज्यादा तापांतर किस ग्रह का है? तो सबसे ज्यादा तापांतर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह का पाया जाता है। साथ में याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह सबसे अधिक तापमान है, वहां पर सर्वाधिक तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। लाल ग्रह के रूप में मंगल को जाना जाता है, वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का रंग नीला है क्योंकि यहाँ पर पानी उपलब्ध है, ठीक है। ये सारी चीजें विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और अगर बात किया जाए मंगल के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। हमारे उपग्रह का नाम चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह का नाम लूना। चलिए आगे चलते हैं, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, कल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो बुद्धिमान में अगर बात करें तो डॉल्फिन काफी मानव प्रेमी होती है, काफी बुद्धिमान होती है, ध्यान रखिएगा। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो याद रखना है, पौधों के विकास की जब बात किया जाए तो पौधों की विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर आधारित होता है, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मैथ का प्रश्न है, इधर आपके हिंदी के प्रश्न है। स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ? भय का, हाँ, भय को सबसे पहले शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। स्वल्प, ये सब आप देख लीजिएगा, हिंदी आप कर ही लिए होंगे। इधर कुछ मैथ के क्वेश्चन है, पैराग्राफ पर बेस्ड है, ठीक है। अब आइए, आपका अगर देखा जाए करेंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू हो रहा है, ठीक है। करेंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू है, तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का है।
47 भी रीजनिंग का है। 48 देखिए, किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है, याद रखिएगा। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया? यूके के साथ। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के साथ ही आपका कॉमनवेल्थ है ही। कॉमनवेल्थ का मतलब जहां पर उनका शासन था पहले, वही एक ग्रुप बन गया है देशों का। अगला है आईएएफ हेलीकॉप्टर और एडीएस, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी कम क्लियर है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो सकता है इसका आंसर। अगला है, किस भारतीय राज्य नारी को नमन नाम से योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है यह योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम 1800 करोड़ रुपए की योजना को उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, बनारस में, वाराणसी में। और इस स्टेडियम को, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को सिगरा स्टेडियम भी कहते हैं, सिगरा स्टेडियम, वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा, बनारस में। अगला है, किस संस्थान ने इंडियाज बुकिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार से एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो योगी गवर्नमेंट ही बना रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ही यह योजना बना रही है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, क्योंकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो कैंपस पावर छात्रों के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। किस बैंक द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक। ए ऑप्शन होगा दोस्तों, याद रखना मित्रों, बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। अब बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भू रेखा बनाता है, सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर लंबी, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, याद रखिएगा। भूटान 699 किलोमीटर बनाता है, भूटान भी कई बार एग्जाम में पूछा, 699 किलोमीटर। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जॉल्टी है, याद रखिएगा, जुलॉटी है, जुलॉटी को पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, कथक। अगला है, किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के सत्र को स्थगित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि अहिंसा के पुजारी कौन थे? गांधी जी थे, इन्होंने अहिंसा शब्द को गढ़ा था, यानी अहिंसा पर काम किया था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहाँ है? तो कोच्चि में मृत्यु हुई थी, से फीवर हो गया था, बुखार हो गया था, तीसरी बार जब वास्को डी गामा आया था तो इसी से इसकी मौत हो गई थी, कोच्चि में ही, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी आंसर होगा, बी, बी ऑप्शन, बैडमिंटन। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की, याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? समुद्र के जल में वृद्धि होती है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है, सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी परिवर्तन होता है, 65 का सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ पर आधारित है, पैराग्राफ है, फिर से पैराग्राफ है, 5 क्वेश्चन, फिर मैथ के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आपका 96 जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। जजिया फिर से लगाने वाला दोस्तों याद रखना है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब था, याद रखिएगा। इसने 1679 में 1679 में फिर से जजिया लगाया था और अकबर ने समाप्त किया था, याद रखिए अगर समाप्त करने पर पूछे तो। ठीक है, इस पर भी प्रश्न आया है पहले वाले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ऑप्शन में शिपिंग, वृक्षारोपण, खान, बैंकिंग, बीमा, रेलवे। तो रेलवे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हालांकि उन्होंने अपने लिए शुरू किया था, लेकिन उसका लाभ भारतीयों को भी मिला और आज भी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की कथाएं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया? तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और यही धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा हुई, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो याद रखिएगा, हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके जीएस का डिस्कशन रहा, सारा ऑथेंटिक डिस्कशन है, 100% मैंने मैक्सिमम जानकारी जो मुझे थी या मैंने कलेक्ट की है और आपके सामने डिस्कस किया। कल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोनों पेपर का आंसर ज़रूर देख करके जाइएगा, हो सकता है कुछ आपको लाभ मिले। साथ में मैं कहूँगा जुलाई अगस्त का ही करेंट अफेयर्स देख लीजिए अगर समय मिल रहा है तो। आपको जुलाई और अगस्त माह का करंट अफेयर्स आप फिर से देख सकते हैं, रात में समय है, 2-3 घंटे का समय निकाल के, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं जो आपके सही हो सकते हैं। बाकी चीज़ें आप सामान्य सी आ रही हैं जो कर लेंगे। तो कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। साथ में मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो सही लग रहा है, और साथ में शेयर करिए जिससे अन्य लोग भी जुड़ सकें। हैव अ गुड डे, गुड बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं कल, और कल उम्मीद करूंगा जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए बेस्ट विशेष, और जिनका पेपर कल है आप सभी लोग सबसे अच्छा करके आइएगा। बाय बाय दोस्तों।